में बहन और भाई का होता है पुनर्जन्म। आज की जो कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी। बहुत से कमेंट आते हैं, 90% पॉजिटिव रेशो आता है, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो डीमोटिवेट कर जाते हैं। लेकिन मोटिवेशनल कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और वो जो 10% डीमोटिवेशन वाले कमेंट होते हैं, उनका असर नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे परिवार के लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल पर आते हैं और बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं और मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिनमें ज़्यादातर हमारे गुरु के समान हैं, माता-पिता के समान हैं, मेरी प्यारी बहनें हैं, मुझसे बड़ी हैं, मुझसे छोटी हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे भाइयों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत प्यार से कमेंट करते हैं और हमें बताते हैं, कहीं तर्क-वितर्क के भी कमेंट करते हैं और हमें समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट रखें, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ने का मौका देते रहें। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और उसके साथ-साथ बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे कि वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आए। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक परिवार की है और एक परिवार में 2 भाई-बहन का जन्म होता है। भाई अब डी फार्मा कंप्लीट कर चुका है, भाई का नाम होता है सतेंद्र। वो इस कहानी को हम सबके साथ साझा करते हैं और वो अभी अपने यानी कि अपना उन्होंने खुद का मेडिकल स्टोर खोला है, उन्होंने ही इस कहानी को हमें लिखकर भेजा है। मैंने अपनी कई वीडियोज़ में अपना नंबर दे रखा है, आप चाहें तो उस पर अपनी कोई भी ऐसी पुनर्जन्म की या पुनर्जीवन की कहानी लिखकर भेज सकते हैं, या कोई भी कहानी जो आप चाहते हैं इस चैनल पर आए, वो आप लिखकर भेज सकते हैं। तो कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी में एक परिवार में एक बेटे और एक बेटी का जन्म होता है। बेटा पहले होता है, पीछे उसकी बहन होती है। अब जो लड़का है उसका नाम सतेंद्र रखा जाता है, और जब वो छोटा था तभी वो अपने बारे में बहुत सारी बातें बताया करता था। वो एक सामान्य से परिवार में जन्म लेता है, लेकिन जो उसका पिछला जन्म था वो बहुत ही अमीर परिवार में था, जाट परिवार में था। उसके बहुत सारे आम के पेड़ थे, आम का बाग आप कह सकते हो, खेती थी जिसे वो किया करता था, घर का ट्रैक्टर और घर की गाड़ी थी। जिस समय की वो बात करते हैं, आज से करीबन 25 या 26 साल पहले की ये घटना है। उस समय घर में गाड़ी होना बड़े ही गर्व की बात हुआ करती थी। आप लोग सभी जानते होंगे, शहरों में तो बहुत लोगों के पास हुआ करती थी, लेकिन गाँव में किसी-किसी घर में गाड़ी और बाइक हुआ करती थी। आज तो सभी के पास गाड़ी है, क्योंकि ये जो लोन का समय चल रहा है, कुछ पैसे भरते हैं और गाड़ी निकाल लेते हैं। सभी की जॉब्स होती हैं, काम होते हैं, उसी से किस्तें भरते रहते हैं और अपने जीवन में एक फ़क्र करने का एहसास महसूस करते हैं। ये आप कहीं भी देख सकते हो, बहुत से लोग बहुत पहले से अमीर होते हैं और बहुत से लोग नए-नए अमीर बनते हैं, तो यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस तरफ रुख कर रही हूँ। वैसा ही ये परिवार था। इस परिवार का जो बेटा जन्म लेता है, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेता है। और जब वो बोलना, चलना सीखता है, तो वो बस यही कहा करता, मुझे अपने ट्रैक्टर को चलाना है, मुझे अपनी गाड़ी को लेकर बाज़ार जाना है, मुझे अपने खेतों को देखने के लिए जाना है। घर वाले बहुत अजीब महसूस किया करते थे, क्योंकि उस घर में सिर्फ़ एक साइकिल हुआ करती थी। आज तो उन्होंने बहुत मेहनत कर अपने बेटे का मेडिकल स्टोर खुलवाया है, जो काफ़ी पैसों में खुलता है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई इसके लिए करनी होती है, तब जाकर ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है। वो कहता है कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन घर वाले उससे मना कर दिया करते। वो कहा करते कि नहीं, आपको हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। इस कहानी में पता और असली नाम गुप्त रखे गए हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ने ही मना किया था। इन्होंने कहा था कि फिर लोग आते हैं, बार-बार डिस्टर्ब करते हैं, बहन है जिसे पराए घर जाना है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो इस बात को हम सबके साथ साझा नहीं कर सकते। लेकिन आपका चैनल है जिस पर ये कहानियाँ आती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये लिख कर भेजा। वो बताता है कि मैं जब छोटा था, तो छोटे से ही मुझे मेरे पापा खेतों पर ले जाया करते थे, और अब मैं छोटा हूँ तो आप मुझे खेतों पर क्यों नहीं ले जाया करते। उनके बहुत कम खेत थे और वो अपने खेत का काम ऐसे ही करा लिया करते थे। अब माता-पिता इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो
जो वो पिछला एड्रेस बताते हैं उस सभी पर जांच पड़ताल करने के लिए जाते हैं और साथ ही साथ उस बच्चे को भी लेकर जाते हैं जो अभी सिर्फ 1.5 साल का है, जो ना तो ज़्यादा चल सकता था, ना ज़्यादा साफ-साफ बोल सकता था। जैसे ही उस गाँव में वो प्रवेश करते हैं, तो वो सभी जगह बताना शुरू कर देता है। वो बताता है, यहाँ से हम सामान लेकर जाया करते थे, घर पर जब कोई भी आ जाया करता था। आम तौर पर हर गाँव के जो बस स्टैंड होता है, उस पर खाने-पीने की चीज़ों की दुकानें होती हैं, वैसा ही उनके गाँव में होता है। वो बताता है, यहाँ से हम समोसे, यहाँ से हम बर्गर, मिठाइयाँ लेकर जाया करते, दिवाली पर या फिर कोई भी त्योहार हो या फिर कोई भी घर पर आ जाया करता। इस बात को सुनकर सब हैरान थे, जबकि उन्हें उस बच्चे को वो कभी भी वहाँ नहीं लाए थे, सिर्फ़ 1.5 साल की उसकी उम्र थी। थोड़ा आगे चलते हैं तो एक बड़ा-सा पीपल का पेड़ मिलता है, उसके लिए वो बोलता है कि यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त काफ़ी घंटों तक बैठे रहा करते, कोल्ड ड्रिंक पिया करते, बहुत सारी बातें किया करते। थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जब चलता है तो गाँव में एंटर करने से पहले उसके खेत थे, वहीं से एक सड़क जाती है, जो गाँव के अंदर एंटर करती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे खेत हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे आम के पेड़ हुआ करते थे, जो अब नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ? हमारे आम के पेड़ कहाँ चले गए? दरअसल उस आम के पेड़ का जो खेत था, उसके सारे आम के पेड़ कटवा कर उसे खेत बना दिया गया था। अब उसमें धान की खेती लगी हुई थी। वो देखता है, बहुत हैरान हो जाता है और अपने आप से ही बातें करने लगता है। थोड़ा आगे चलते हैं, वो कहता है, चलो घर, पापा मम्मी से पूछूंगा कहाँ गए हमारे आम के खेत, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ों से बहुत प्यार होता है। और अब आगे चलते हैं तो एक बहुत बड़ा-सा पुराने टाइप का बना हुआ एक घर, पहले उसे हवेली कहा करते थे, हवेली टाइप का घर मिलता है और उसमें वो बिना किसी के बताए दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। वो सीधा दौड़ा-दौड़ा जाता है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और ऊपर जाकर अपना दरवाज़ा, जो उसके कमरे का दरवाज़ा था, वो पीटने लगता है। उस पर ताला लगा हुआ था और जो उसकी पत्नी थी, जब उसकी लास्ट टाइम जब पिछले जन्म में वो इस दुनिया से गया था, तो उसकी शादी ही हुई थी, तो इस वजह से पत्नी उस घर में नहीं थी। लेकिन वो बच्चा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी भी होगी। दरअसल पिछले जन्म में जो उसकी डेथ हुई थी, वो अपने किसी काम से शहर जा रहा था और गाड़ी में जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग आते हैं और आने के बाद उस गाड़ी को रुकवाते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वो ताबड़तोड़ उस पर वार करना शुरू करते हैं और वहीं उसकी जान ले लेते हैं। वो उस मंज़र को भी याद करता है, जब वो दरवाज़ा खटखटा रहा था तो दूसरे कमरे से एक बूढ़ी औरत निकलती है और वो देखती है तो एक छोटा-सा बच्चा उस दरवाजे को पीट रहा है, जो उसके बेटे का दरवाज़ा हुआ करता था। दरअसल पिछले जन्म में उसे जो वो बेटा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा एज में हुआ था। अब वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी थी और जो बेटे की बहू थी, वो भी जा चुकी थी और जो उसकी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी। उस घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए घर में सन्नाटा था। घर में कोई भी नहीं था परिवार का व्यक्ति, तो वो रोने लगता है। अपनी माँ को देखकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोता है और कहता है कि माँ, आपकी कैसी हालत हो गई है? आप कितने कमज़ोर हो गए हो, क्या हुआ आपको? तो वो कहती है, बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा देव। वो जैसे ही देव का नाम लेता है, तो वो बुज़ुर्ग महिला की आँखों से आँसू आने लगते हैं। वो कहती है कि देव को तो बेटा गए हुए काफ़ी समय हो गया है, करीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं। तुम देव के बारे में क्या जानते हो? तो वो कहता है कि मैं देव हूँ, जब मैं गाड़ी से जा रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था। इस बात को सुनते ही वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बेटे के साथ वही हुआ था जो बता रहा था। वो उसे देखती है एक पलक, लेकिन उसके दिमाग में एक शक की सुई आती है। वो कहती है कि ये बात तो बेटा सबको पता थी, क्या हुआ? तो वो कहता है कि माँ, खेत में आम के भी बहुत सारे पेड़ थे, वो कहाँ गए? अब तो एक भी नहीं है, मैं खेतों से ही आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि बेटा वो तो कटवा दिए, लेकिन इस बात से भी वो माँ उसे नहीं पहचान पाती है, क्योंकि ये सब बातें सार्वजनिक थी। जब उस बेटे को मारा गया था और जब वो पेड़ कटवाए गए थे, क्योंकि उनका संरक्षण करने वाला कोई भी नहीं था और वो उन्हें खेतों में तब्दील कर देते हैं। इसी वजह से वो माँ कहती है कि बेटा ये तो सभी जानते हैं। तो वो कहता है, अरे माँ,
इतना भूल गई, जब मैं बड़ा हुआ था मेरी शादी पर तुमने मेरे लिए उस दर्जी से कपड़े बनवाए थे और मेरी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। अब कहाँ है, आप बताओगी मुझे? तो वो माँ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें थी जो एक 1.5 साल का बच्चा, जो पलट कर जवाब ढंग से भी नहीं दे पा रहा था, सिर्फ़ अपनी नॉलेज को उनके सामने बता रहा था, उन्हें बहुत हैरान करती है और वो विश्वास कर लेती हैं। वो रोने लगती हैं, उसे बिठाती हैं और उसकी मनपसंद की पालक की सब्ज़ी उस दिन उस घर में बनी थी, उसे खिलाती हैं। एक 1.5 साल का बच्चा पालक की सब्ज़ी को इतने चाव से खाता है, जबकि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। और अब वो खाना खाता है भरपेट और उसके साथ जो लोग थे वो उन सभी को देखती है, फिर वो सबसे बात करती है, फिर उसे मामला सब समझ में आ जाता है। वो उस बच्चे पर इतना लाड करती है और उसे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे, लेकिन करनी को कुछ और ही मंजूर था, भगवान ने कुछ और ही उसकी किस्मत में लिखा था। उसकी किस्मत में जीवन भर अकेला रहना लिखा था, बस 2 पल की खुशी आई थी। इतने में ही उसका पिता आ जाता है और पिता भी उसे नहीं पहचान पाता है और वो भागकर अपने पिता के गोद में बैठ जाता है। वो कहता है, "अरे बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो?" तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा देव हूँ, आपने भी नहीं पहचाना, माँ ने भी नहीं पहचाना था, मैं इतना बुरा हूँ क्या? एक छोटा-सा बच्चा इस तरीके से बात करता है, क्योंकि वो भूल गया था ये चीज़ का फ़र्क करने में कि एक बड़ा जब व्यक्ति जाता है और उसके बाद जब छोटा आता है तो कैसे शक्ल मैच होगी, क्योंकि इसकी शक्ल मैच नहीं होती है। फिर उसकी माँ ये सारी बातें अपने पति को बताती है, वो भी उसको गोद में लेकर ज़ोर-ज़ोर से रोता है और जो उसके साथ उसके परिवार वाले गए थे, वो बहुत हैरान थे, वो भी रोने लगते हैं। क्योंकि उन्हें सारा मंज़र पता चल चुका था, जो बच्चा इतने आलीशान घर का मालिक था, इतने सारे जिसके खेत थे, इतना बड़ा सिस्टम था जिसका, उसे अब एक ऐसे परिवार में जन्म मिला था, जहाँ पर उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो विरासत में मिले। अब वो सब चीज़ को समझते हैं और वहाँ बैठकर शाम तक रहते हैं। दरअसल वो 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए थे और शाम तक वहाँ रहते हैं। जब शाम को उसके जाने की बारी आती है तो उसके माता-पिता हाथ जोड़कर उसके इस जन्म के पिता से कहने लगते हैं, ये बच्चा हमें दे दो। लेकिन वो माता-पिता भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे नहीं दे सकते, हमारा भी ये पहला ही बेटा है, इकलौता बेटा है, हमारे पास और कोई संतान नहीं है। ये कुदरत ने कैसा खेल रचाया था, जो पिछले जन्म में भी अकेला था और इस जन्म में भी अकेला है। लेकिन जो लिख कर भेजता है विधाता, उसको हर इंसान को भुगतना पड़ता है और वहाँ से वो रोती हुई आँखों से वो बच्चा भी रोता है, वो बुज़ुर्ग माता-पिता भी रोते हैं और वो वहाँ से उसे ले जाते हैं। लेकिन जाते-जाते वो एक वादा करके जाते हैं कि हम आपसे इसे मिलाने के लिए लाते रहेंगे और आप चिंता ना करें। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। ये सब बात जब पूरे गाँव में फैलती है तो सभी की आँखें नम हो जाती हैं। क्योंकि वो परिवार ऐसा था, उसे किसी का सहारा नहीं था, लेकिन ये माता-पिता भी बहुत मजबूर थे, करें तो क्या करें? धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और अब उस घर में एक बेटी जन्म लेती है। बेटी का भी वही हाल होता है, लेकिन बेटी को सिर्फ़ इतना याद होता है कि जब वो पिछले जन्म में थी, तो उसके घर में उसे डाँट लगाई जा रही थी और उस डाँट की वजह से वो एक विषैला पदार्थ खाती, और विषैला पदार्थ खाने के बाद जो उसे शरीर में जो जलन महसूस होती है, उसके चलते वो वहीं पास ही के एक कुएँ में छलांग लगा देती है और उसके बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। जब उसका शरीर और आत्मा दोनों अलग होती हैं, तो वो सब कुछ मंज़र देखती है। वो देखती है कि किस तरीके से उसके माता-पिता विलाप कर रहे हैं, किस तरीके से सारे गाँव वाले विलाप कर रहे हैं और वो बोलना चाहती है, लेकिन वो नहीं बोल पाती है। अब वो इस जन्म में जब है, तो उसे ये सारी बातें याद है और उसे ये भी याद है कि कैसे उसे यमदूत लेकर गए थे और कैसे उसे ऊपर से फटकार मिली थी, डाँट मिली थी और कहा गया था, जो तुम्हारे कर्म हैं, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, तुम्हें दोबारा मृत्युलोक पर जाना पड़ेगा। वो इस जन्म में बिल्कुल इतने शांत तरीके से रहती है, चाहे कोई उसे डाँटे या कुछ भी कहे, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती है और बहुत शांतिमय जीवन बिताती है। उसे सिर्फ़ इतना ही याद है, ना ही तो उसे अपना गाँव याद था, ना ही उसे और कुछ याद नहीं था, सिर्फ़ वह मंज़र याद था जो उसे डराता था। इस जन्म में वो किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देती, बहुत शांति से रहती है।
ये इन दोनों भाई बहन की कहानी थी, एक अजीब सा चमत्कार था जो एक ही परिवार में हुआ था। माता पिता बहुत हैरान थे कि हमारे दोनों बच्चों को अपने पिछले जन्मों की बातें याद हैं, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। धीरे धीरे वो अपने माता पिता से मिलने भी जाता है और धीरे धीरे वो माता पिता भी यहाँ आ जाया करते, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और वो जो प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ था, वो देना चाहते थे अपने बेटे को, लेकिन उनकी मौजूदा बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो आज भी उसे भाई मानती है, वो सारी प्रॉपर्टी उस बहन के लिए होती है। उस भाई को कुछ भी नहीं मिलता है जिसका दूसरा जन्म होता है। यहाँ पर एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। ये बहुत से लोग हैं, बहुत सारी दौलत कमाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं और पैसे के लिए लोगों के साथ छल कपट करते हैं। उन्हें इससे सीखना चाहिए कि उन्हें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत कभी भी साथ नहीं जाती। साथ जाता है तो हमारा अच्छा कर्म साथ जाता है और हमारे जो बुरे कर्म होते हैं उनका हमें दंड मिलता है। अगर हमारे पास दौलत होती है और हम उसका घमंड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें अगले जन्म में उसी चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। और अगर हम कुछ गलत कर देते हैं, जैसे अपने आप को ख़त्म करना, तो उसकी भगवान भी सज़ा देता है। जैसे उस लड़की को मिली, वो एक बहुत ही नॉर्मल से परिवार में थी और उसकी शादी अभी नहीं हुई है। पता नहीं कैसे परिवार में शादी होगी, आगे और क्या-क्या भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो जीवन आपको मिला है, इसे खुशी से जिएँ। किसी भी बात पर अपने आप को इतना गुस्से में ना लाएँ कि आप कोई भी गलत कदम उठा लें। जो जीवन ये मिला है, कोशिश करें कि इसी को हम सफल बनाएँ, भगवान की भक्ति में लगाएँ, अच्छे कर्मों में लगाएँ। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का बेहद इंतज़ार रहता है और सभी कमेंट्स का जवाब ज़रूर मिलेगा। वक़्त आता है, जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है डॉक्टर सुरेश सोनी जी, जो बहुत अच्छे से बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट लिखते हैं। ये और इनके जो पोता और पोती हैं, वो बहुत अच्छे से वीडियो को सुनते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है आरपी सिंह, जो बहुत प्यारा कमेंट किया है। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारा साथ देते रहें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो कई-कई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बेटे की उम्र के हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जिनके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल कमेंट होते हैं और वीडियो, ये कहानियाँ आपके साथ साझा करने में एक ताकत मिलती है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। बहन कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपनी बहन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत अच्छे से बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं। आप स्वस्थ रहें, बस भगवान से यही कामना करते हैं। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया रानी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग ऐसे रिश्तों से पुकारते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ बातें करती हूँ, अपने परिवार को कहानियाँ सुनाती हूँ, जो कि हमारी कोशिश रहती है कि सच्ची कहानियाँ हों, लेकिन कहीं-कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन गलत अगर हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ अच्छी और अध्यात्म भरी कहानियाँ साझा करते रहें। अब बहुत सारे नाम रह गए हैं, जिनमें लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जमुना जी, जो बहुत प्यार से हमें सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे नाम रह गए हैं, जिनको अगली वीडियो में ज़रूर साझा करेंगे। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से कामना करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।